ये मार्च 23 का पेपर है और हमने सेक्शन 20 का डिस्कस कर लिया था। पेपर 4 का अब सेक्शन डी डिस्कस कर लिया, सेक्शन सी है। सेक्शन सी में देखिए उससे जो मेन जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का पूछा हुआ है और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को कैसे ठीक करेगा, और बल्कि वो कह रहा है कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इस स्टेटमेंट को आपने एवेल्यूट करना। और दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बताना है स्टैंडर्ड लिविंग के ऊपर इन लो इनकम कंट्री। तो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आप ये चीज़ इस बात पे ज़रा कंफर्म रहें कि आपने पहले नॉलेज में डेफिनेशंस बतानी है। तो अब आपकी मर्जी है। पहले बस तरतीब तो ये होती है कि जिस जिस तरतीब से क्वेश्चन है, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में पहले आप टैक्स एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी की डेफिनेशन बताएं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बताएं और अनएम्प्लॉयमेंट की बताएं। तो अब आपने ये नहीं कहना कि यार अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो आसान सी चीज़ है, इसकी मैं डेफिनेशन क्यों बताऊँ, ऐसा नहीं है। आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बतानी है। तो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच गवर्नमेंट यूज टू रिड्यूस टू डैम्पन टू रिड्यूस the expenses of the consumer from international product to the domestic made products। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने लोगों के एक्सपेंसेस रिड्यूस करने हैं बाय यूजिंग टैक्सेस लगा के कि वो अपने एक्सपेंडिचर जो है वो इम्पोर्ट्स के ऊपर कम करें। ये डेफिनेशन लिख दी। क्या ने बताना है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये टोटल इकोनॉमिक एंड बल्कि कैश ट्रांजेक्शन के ज़्यादा बेहतर है of the country with the rest of the world in a year, एक साल के अंदर, and if inflow is less than outflow then it is referred as deficit। दो डेफिनेशन हो गई। तीसरी बात आनी है अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हेन अ वर्कर इज विलिंग टू डू अ वर्क बट देयर इज नो वर्क फॉर हिम। तो ये आपने पहले तीन डेफिनेशन बताने। ये एक पैराग्राफ आपने डेडिकेट कर दिया। अब अगले पैराग्राफ में आएंगे, आप बताएंगे एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी कैसे रिड्यूस करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को। अब ये जो आपने बात बतानी है इसके ऊपर फिर हम देखें कि एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर करता है। तो इसमें जो इसकी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की, जो चीज़ें आपने डिस्कस करनी है इसमें, वो आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी के आपने डेफिनेशन बता दी जो आपको अभी बताया, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी की डेफिनेशन बता दी। और आपने इसका अब रिलेशन सर कुछ सिर्फ बताना है। डिफाइन करना है या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे बोला, बताओ जरा। सर मतलब जो टूल्स यूज करते हैं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी में। हाँ जी, वो उन्हीं टूल्स की हम बात करने लगे हम। वो टूल्स आपने यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। उससे आपने बताना सबसे पहली बात डेफिनेशन के बाद नॉलेज के बाद अब अगला नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। तो आपने बताना कि गवर्नमेंट ऐसे टूल यूज़ करेगी जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो चेंज हो जाए, जिनके चेंज इन डिमांड ऑफ इम्पोर्ट। असल में मेन चीज़ जो है वो ये है। तो इसके लिए आप डायग्राम भी बना सकते हैं और डायग्राम में आपने ये शो करना है कि किस तरीके से डायग्राम देखो कौन सी बनेगी। इस तरह डायग्राम बनानी है कि जनाब आप ऐसी डायग्राम बनाएंगे जिसमें एग्रीगेट डिमांड अब गवर्नमेंट ने कम कर दी है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे कम होगी, तो गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देगी। जब टैक्सेस इंक्रीज करेगी उससे कंजम्पशन कम होगी और ये इन्वेस्टर को भी इन्वॉल्व कर लें, फर्म्स को भी, वो भी क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। अब इनकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो हम कम करना चाह रहे थे वो इम्पोर्ट के रेफरेंस से करना चाह रहे थे कि इम्पोर्ट लोग कम करें। जब लोग इंपोर्ट कम करेंगे, टैक्सेस में गवर्नमेंट इंक्रीज किए हैं, तो टैक्सेस के इंक्रीज करने से हमारा जो एडी है वो इधर बैकवर्ड शिफ्ट AD1 से AD2 पे आ जाएगा। इसकी वजह से पहले जो प्राइस लेवल था वो ये 1 था, अब जो प्राइस लेवल है वो 2 हो जाएगा। आपने ये एरो बना के इसको ये शो कर देना है और इसका Y1 से Y2 ये भी डिफरेंस आपने बता देना है। इधर लिखना है LRAS, इधर लिखेंगे रियल GDP और फर्दर आपने यहाँ पे लगाना है प्राइस लेवल। तो ये आप डायग्राम इसमें बना सकते हैं। आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए आपने ये यहाँ पे ये बता दिया। अब आपने बताना एग्जाम्पल कौन कौन सी रिड्यूसिंग पॉलिसीज की। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, एक पॉलिसी उसने बताई है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया जाए, उसकी भी सेम डायग्राम बनेगी जो हमने डायग्राम बनाई है। इंटरेस्ट रेट का लॉजिक क्या बनेगी कि जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी
उससे लोगों की जो लोन है वो लोग कम लेंगे, जिससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई इन सब के कम होने की वजह से ये वाला इफेक्ट आएगा कि एडी जो है वो पीछे चला जाएगा। तो दोनों पॉलिसीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे। अब यानी कि डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी और डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों की डायग्राम सेम है, दोनों आप एक्सप्लेन कर देंगे। एक पैराग्राफ में एक को एक्सप्लेन करें, दूसरे पैराग्राफ दूसरे एक्सप्लेन करें। अब क्वेश्चन की तरफ वापस आए। क्वेश्चन क्या था, क्या इससे सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करेगी? तो ये देखो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये जो काम यहाँ पे देखो ये हो रहा है। तो जब y1 से y2 पे आए, अब इस देखो पूरी चीज़ में जो पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ ये है ये वाली कि प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं। ये नेगेटिव फैक्ट हैं उसके। तो वही जो आप बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके नेगेटिव फैक्ट्स कौन कौन से हैं। कि जीडीपी जो है वो कम हो गया, जिससे प्रोडक्शन जो है यानी कि आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, आउटपुट भी कम हो जाएगी। इस आउटपुट के कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो आपने एड्रेस करना है, यही बात उसने पेपर पूछी थी आपसे कि एम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन आपने बताना कि इसका पॉजिटिव साइन क्या है। पॉजिटिव साइन ये है कि प्राइस लेवल जो है वो रिड्यूस कर गया है। और एक और पॉजिटिव साइन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम होने से लोगों की इनकम जो है वो क्या होगी, कम होगी। इस इनकम के कम होने से एक पॉजिटिव साइन ये भी आएगा कि लोग इंपोर्ट कम करेंगे। इंपोर्ट के कम करने से हमारा x माइनस एम जो है वो रिड्यूस करेगा, जो कि कॉज कर सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को रिड्यूस करने का। अभी देखो पूरा एक लिंक बना दिया आपने, जो क्वेश्चन में उसने जो बात पूछी थी वो आपने सारी की सारी यहाँ पे एड्रेस कर दी लिंक बना के। तो पहले पैराग्राफ में आपने डेफिनेशन बता दी, दूसरे पैराग्राफ में डायग्राम बना दी, फिस्कल पॉलिसी डिफ्लेशनरी वाली उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये टैक्सेस ज़्यादा लगने से हुआ है। तीसरी पैराग्राफ में आपने आगे बता दिया इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से। डायग्राम दोबारा नहीं बनानी, आपने कहना सेम फैक्ट होगा उससे। ये मनी सप्लाई ये वाला आपने बता देना है, लिंक ये जो आपको स्टैब्लिश किया ये वाला आपने बता देना है। 3 पैराग्राफ हो गए। चौथे पैराग्राफ में आके आपने इसको ये मेन बातें बतानी है कि ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट सामने आएंगे। और आप उसी पैराग्राफ के अंदर या 5वें पैराग्राफ जो होता है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, तो आप उसे हाईलाइट करें इस चीज़ को कि एज पर क्वेश्चन उसने बात पूछी थी कि एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली कम होगी और बैलेंस पेमेंट क्या होगा, डेफिसिट रिड्यूस होगा। अब जो काम की चीज़ उसने पूछी थी कि किस हद तक कम या ज़्यादा होगा, अब ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। यानी कि सिग्निफिकेंट रिड्यूस उसने पूछा था कि क्या सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। अब उस चीज़ को देखो कैसे एड्रेस किया। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स तो हमने बता दिए, बैलेंस पेमेंट कैसे इफेक्ट होगा वो ये हमने एनालाइज कर दिया उसे। फिर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी से अनएम्प्लॉयमेंट ये भी हमने डिस्कस कर दिया, इंटरेस्ट रेट वो भी डिस्कस कर दिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होंगे ये भी बता दिया, और इससे बजट डेफिसिट होगा, ये सब चीज़ें हमने बता दी। 5 पैराग्राफ हमारे ये बात में रखें कि हो चुके हुए हैं। अब इसमें बताएं हाउ एवर पॉइंट्स। अब हाउ एवर पॉइंट में 2 बातें आप यहीं पे बता दें छठे पैराग्राफ के अंदर, ये पार्ट ऑफ एनालिसिस है कि आपने गवर्नमेंट ने टैक्स कितना इंक्रीज किया है, ये मैटर करेगा, इससे सिग्निफिकेंट शो होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा अगर टैक्स ज़्यादा इंक्रीज किया है तो एडी की जो शिफ्ट है वो भी ज़्यादा आएगी। जब एडी की शिफ्ट ज़्यादा आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा कम होगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा यानी कि सिग्निफिकेंट राइज करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स जो है वो इंक्रीज तो किया लेकिन थोड़ा इंक्रीज किया, देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10% टैक्स इंक्रीज किया। यहाँ पे एग्जांपल यूज़ कर लीजिए गवर्नमेंट ने 1% या 2% टैक्स इंक्रीज किया, तो ये 2% का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा, इस 10% का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा इस सारे के ऊपर। आपने ये चीज़ एक पैराग्राफ पर डिस्कस कर दी, यानी कि साइज ऑफ टैक्स डिस्कस कर देना है विद एग्जाम्पल। इसी तरीके से फिर आप अगले पैराग्राफ में या सेम पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट, कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया है या कोई और फिगर 10% लइए वो भी फिगर यूज़ करना कोई बात नहीं, या गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि इंटरेस्ट रेट 2% इंक्रीज किया। अगर 10% इंक्रीज किया तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, अगर 2% इंक्रीज किया तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे छठे पैराग्राफ में डिस्कस कर लेनी है पहले से, ठीक है, क्योंकि उसका मेन क्वेश्चन जो है वो ये था। अब वैल्यूएशन में देखें क्या चीज़, अब उसमें साइज और मैनेजर शिफ्ट सारी बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये डिस्कस करें कि आपकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, किस स्टेट पे है आपकी इकोनॉमी जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं आपकी इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन पहले ही थी, तो फिर तो ये अच्छी चीज़ है कि आपने इस जो हमारा भी रूल यूज़ किया हमने, इसकी वजह से देखो इन्फ्लेशन फर्दर कम हुई है ये वाली, तो आप कहेंगे फिर तो ये अच्छा साइन है। अगर पहले से
इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहा था, तो आपका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सही हो गया, पॉजिटिव आउटपुट गैप आया, लेकिन लिमिटेड इफेक्ट आएगा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये आपने चीज़ डिस्कस करनी है। फिर कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी, उसका इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो पहले से अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारी सोसाइटी के अंदर। फिर कॉन्टेक्चुअली डिमांड साइड पॉलिसी में आल्सो अकम्पेनिड बाय पॉजिटिव सप्लाई साइड पॉलिसी। हाँ, ये भी एक इम्पैक्ट आप बताएं कि एक और पॉलिसी है जो सप्लाई साइड पॉलिसी, वो हम यूज़ कर सकते थे कि एग्रीगेट सप्लाई से भी असल में क्या होगा, प्राइजेस कम होंगी। प्राइजेस तो कम हो सकती हैं, वो हम अपना इन्फ्लेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो दूसरी साइड है वो अचीव करना वो डिबेटेबल है कि गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर करती है या एजुकेशन ट्रेनिंग करती है तो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ठीक होगा। अगर लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो वो बेहतर हो सकता है। वो आपने कंडीशनल डिबेट यहाँ पे कर सकते हैं, उसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। और सब्डिविजन पॉलिसी क्या हो सकती है, तो यहाँ पे कोशिश करें कि जब एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी बता रहे हैं तो यहाँ पे एक और आप पॉलिसी रेफर करते हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। वो इसके थोड़ी मिलती जुलती है कि गवर्नमेंट इससे इस पॉलिसी को यूज़ करने की बजाय जो दूसरी पॉलिसी यूज़ कर सकती थी वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, जिसमें लोगों के एक्सपेंडिचर जो है वो टैरिफ कोटा वगैरह ला के इसको रिड्यूस कर दिया जाता। तो क्लोजिंग आपने इस सेंटेंस के ऊपर करनी है कि एक्सटेंट ऑफ टैक्स और एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करेगा कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंट होती है या लेस सिग्निफिकेंट होती है, प्लस द स्टेट ऑफ द एग्जिस्टिंग इकोनॉमी। एक और चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि आपका जो कंट्री है ये अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलप कंट्री है, ये भी एक चीज़ मैटर करती है। फिर इस कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ की जा रही है, प्रोडक्टिविटी कितनी है लेबर की। ये एक दो एडिशनल पॉइंट है जो कुछ पॉइंट आप एनालिसिस में डिस्कस कर लें और कुछ पॉइंट जो है आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं नीचे आके एवेल्यूशन करना। सर तो ये लास्ट क्या क्वेश्चन इफेक्ट है डालेंगे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी? कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है, बेहतर है, तो उसकी वजह से लोग अपनी करंट यानी कि अपनी कंट्री की गुड्स है वो यूज़ करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा बेहतर आपका तरीके से एड्रेस कर सकते हैं आप। जैसे जापान है, चाइना है, यूके है, जर्मनी है, तो ये लोग अपनी कंट्री मेड गुड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें इंपोर्ट नहीं करते। या प्रोडक्टिविटी आपकी लेबर की अच्छी है तो आप कंट्री मेड गुड यूज़ करेंगे, फिर आपको ये पॉलिसी यूज़ करने की जरूरत नहीं रहती। लोग पेट्रियोटिक कंपेन अगर यूज़ कर रहे हैं, लोग इनके लोग अपनी कंट्री की गुड्स यूज़ करते हैं, तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के लिए आपको एक्सपेंडिचर डेम्पनिंग पॉलिसी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो ज़्यादा इजी था, अगर पेपर में आए तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। इसमें ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करें कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि व्हेन कंट्री मूव लैंड तो मूव नहीं कर सकते, लेबर इजीली मूव कर सकती है, आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड ऑफ गुड सर्विसेज है, फिर फैशन एक्सचेंज करते हैं, कैपिटल मूवमेंट ऑफ कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये सब कुछ मूव करता है। ये 2-3 सेंटेंसेस के अंदर आप ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आप बताइए स्टैंड लिविंग क्या होता है। स्टैंड लिविंग होता है जब व्हेन अ कंट्री यूज अ मोर नंबर ऑफ गुड्स सर्विसेज इन अ गिवन कंट्री या गिवन टाइम पीरियड के अंदर, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना आपका स्टैंड लिविंग ज़्यादा होता है। या आपकी पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है तो फिर भी आपका स्टैंड लिविंग ज़्यादा होता है। और अगर लो इनकम कंट्री तो उनका पर कैपिटा इनकम कम होगा। तो लो इनकम कंट्री को डिफाइन करते हैं जिनका पर कैपिटा इनकम कम होता है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, 3-4 आप स्टैटिस्टिक्स के बता दें कि लो इनकम कंट्री में से जो स्टेट स्टैटिस्टिक्स है वो तो वही आता है कि जीडीपी पर कैपिटा इनका $4,000 से कम होगा। ये डेफिनेशन पहले पैराग्राफ के अंदर बताने के बाद अब आपने बताने हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लो इनकम कंट्री के स्टैंड लिविंग पे क्या क्या चीज़ें कि पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से आ सकते हैं। तो उसमें देखो इसने इतनी सारी लिस्ट बताई है कि ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या होता है। पहले को बेनिफिट बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन से फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लेबर, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कल्चरल एंड पॉलिटिकल टाइज, ये सारी स्ट्रेंथन होती हैं। ये जो अभी आपको बताया डेफिनेशन का जो पार्ट था। लो इनकम कंट्री लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है, हाई डिपेंडेंसी रेशो है, लो जीडीपी पर हेड है, सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड्स के ऊपर, ये ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। लो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एसोसिएट करते हैं जी, हाई पॉवर्टी लेवल्स होता है इनके पास, इनइक्वालिटी ज़्यादा है, पुअर हाउसिंग है, एजुकेशन हेल्थ पुअर है और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो लिंक करेगा किसके बाद कि आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई है ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वो हम कैसे मेजर करेंगे, एक चीज़ जीडीपी पर कैपिटा कितना इंप्रूव हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से,
क्या आपकी प्रोडक्टिविटी कंट्री की चेंज हुई है, आपका लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हुई है, आपका कैपिटल ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ, क्या आपका एंटरप्रेन्योर ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए, उसकी वजह से जीडीपी में कितनी चेंज आई, इनकी इम्प्रूवमेंट आपने बतानी है, आप डिस्कस करनी है कि प्राइमरी सेक्टर कितना इम्प्रूव हुआ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। अगर सेक्टरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको बेनिफिट इसके ज़्यादा होंगे। प्राइमरी सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट होगा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का डिसएडवांटेज होता है कि ये हार्ड वर्किंग होता है काम, इसमें जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी प्राइसेस कम होती हैं, और इसके साथ जो अटैच है वो सीजनल अनसर्टेनिटी अटैच है कि अगर सीजन आपका सही नहीं है तो आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट वेस्ट भी हो सकती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा नहीं है, इसमें हाई लेवल प्रोडक्ट होती है, सीजनल अटैचमेंट कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्टिव इंक्रीज होगी, एजुकेशन ट्रेनिंग आएगी लोगों का, जिससे लोगों की इनकम भी ज़्यादा होती है। प्राइमरी सेक्टर में लोगों की इनकम कम होती है, मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग हैं उनकी इनकम ज़्यादा होती है, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है जो भी हम बात कर रहे थे। फिर ट्रेड कितनी आपने इंप्रूव किया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव हुई है आपकी, और उसकी वजह से क्या लोगों की रियल वेल्थ इंक्रीज हुई है। फिर एक और इम्पैक्ट आपने बताया, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होंगे, लो इनकम कंट्री का बेनिफिट होगा, लोग अपनी हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग करेंगे, हाउसिंग के ऊपर करेंगे, एजुकेशन के ऊपर करेंगे, अब कंज्यूमर कॉम्फर्ट गुड्स ज़्यादा परचेज करेंगे, इम्प्रूवमेंट आएगी, राइज आएगा, स्टैंडर्ड, ये सारी आपने पॉजिटिव बातें बता दी। हाउएवर और चीज़ें कौन सी आप बता सकते हैं, हाउएवर यहाँ पे ये हो सकता है कि हाउएवर आपकी पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। एक तो बात पोल्यूशन इंक्रीज करें, दूसरी बात जब ग्लोबलाइजेशन से जब फंड आते हैं, इनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो वो अटैच होती है कि वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, लोकल लोगों को कम होते हैं, फिर ये हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ अप कर लेते हैं, और हमारे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो यूज अप हो जाएंगे, और हमारे एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट कर देते हैं एक्स्ट्रा। ये 3 से 4 आपने हावर पॉइंट पहले बता देने। फिर आपने बताना जी ग्लोबलाइजेशन की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव तो होगा कंट्री का, लेकिन ये क्लियर नहीं है किस हद तक इंप्रूव होगा। सम टाइम लेबर एक्सप्लॉइट होती है, जो भी मैं बात कर रहा था। ये हायर इनकम कंट्री वाले जो हैं, जब वो लो इनकम कंट्री में आते हैं तो वहाँ पे वो एफडीआई या एमएनसी जो है वो इनको लो इनकम या लो वेजेस पे करते हैं। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी कि वो अपनी मशीनरी सेल नहीं करते, वो ऑनर खुद बन के बैठे रहते हैं, आप बस उसको यूज़ करते हैं। फिर ट्रेड का इम्बैलेंस है कि आप ट्रेड करेंगे, वो आपको ऐसी चीज़ों में हेल्प करेंगे प्राइमरी गुड्स के अंदर या प्राइमरी सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के सर्विसेज में ज़्यादा हेल्प नहीं करते। फिर ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ लेबर, लोग मूव कर जाते हैं, हाई स्किल्ड लोग जो हैं, ब्रेन ड्रेन जो हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन हमारी जो है वो एक जगह पे नहीं रहती, मूव कर जाती है। एजुकेशन ट्रेनिंग जब उनको मिलती है तो वो लो इनकम कंट्री भी नहीं रहते, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। फिर इन सम टाइम ये भी होता है कि लोग अपना बिजनेस बाहर जाके शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज कर सकती है और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड फॉल करेगा। और इन कंक्लूजन आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो डिपेंड करेगा बहुत सारे और फैक्टर के ऊपर, वो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता। इसमें ट्रेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर आपकी जो पॉलिटिकल जो रजीम है वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉलिटिकल रजीम, फिर आपके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर लोगों का एटीट्यूड टूवर्ड्स डेवलपमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके ऊपर एटीट्यूड डेवलपमेंट कितना है, फिर एजुकेशन स्टेट, करंट स्टेट ऑफ एजुकेशन या ह्यूमन कैपिटल लोगों की कितनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप आंसर कर सकते थे।